हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से एक बार नॉलेज नेशन पॉइंट में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य लेकर आए हैं, जिसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही रखा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी मैंने 4 चैप्टर डाला है, अगर अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप उसे एक बार जरूर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर जो है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में हम कुछ बातें जानेंगे। पहले क्या होता था कि वैसे तो राजा का चुनाव जो होता था वो जनों के द्वारा होता था, मतलब लोगों के द्वारा राजा का चुनाव किया जाता था। लेकिन 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में बदलाव आया। मतलब अब पहले जैसे राजों का चुनाव जनों के द्वारा नहीं बल्कि कुछ यज्ञों के माध्यम से चुना जाने लगा। जैसे अश्वमेध यज्ञ हुआ या और भी दूसरे जो यज्ञ थे, इनके द्वारा राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अश्वमेध या दूसरे यज्ञों के कराकर खुद को राजा के रूप में प्रतिष्ठित किए। तो पहले का देखें कि पहले का राजा का चुनाव जो लोगों के द्वारा होता था, अब वो लोगों के द्वारा ना होकर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने यज्ञ के माध्यम से अपने आप को राजा बनाया। क्योंकि ये जो यज्ञ थे, अश्वमेध यज्ञ हो गया, राष्ट्रीय यज्ञ हो गया, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत प्रभावशाली यज्ञ माने जाते थे। इसी में अगर बात करें वैदिक काल में, तो हम वर्ण व्यवस्था की भी बात कर लेते हैं। तो वर्ण व्यवस्था क्या थी? तो पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्ण में विभक्त किया था। आप लोगों को वर्ण व्यवस्था पहले से भी पता होगी, एक बार फिर से हम उसके बारे में जान लेते हैं कि 4 प्रकार के जो वर्ण थे वो कौन कौन से थे। तो पहला जो थे वो थे ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, फिर वैश्य और उसके बाद शूद्र। तो ये वर्ण थे। एक एक करके इन वर्णों के बारे में देखेंगे कि इन वर्ण किनके रूप में था। तो जो ब्राह्मण में थे तो वेदों का अध्ययन और यज्ञ करना। जो ब्राह्मण वर्ण थे उनका काम क्या था? वेदों का अध्ययन करे और यज्ञ करे। वहीं अगर क्षत्रिय की बात करें तो युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। वैश्य की बात करें, जिन्हें विश्व भी कहा गया है, इसमें मुख्य रूप से कृषक, पशुपालक, व्यापारी वर्ग के लोग आते थे वैश्य वर्ग में। वहीं अगर शूद्र की बात करें कि शूद्र वर्ण में, तो ऊपर के जो हमने 3 वर्ण देखा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो शूद्र का काम था कि उन तीनों वर्णों की सेवा करना। ऊपर में जिन 3 वर्णों के बारे में देखा, उनकी सेवा करने का कार्य शूद्र वर्ग के लोगों को दिया गया था। एक चीज और है इसमें जाने लायक, जो क्षत्रिय और वैश्य थे, इन दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था, परंतु शूद्रों और महिलाओं को किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। इसलिए महिलाओं को शूद्र के समान समझा जाता था। ब्राह्मण तो यज्ञ करते ही थे, लेकिन क्षत्रिय और तो आपके वैश्य, ये 2 वर्ण थे, ये भी यज्ञ कर सकते थे, लेकिन शूद्र और वहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं, उन महिलाओं को यज्ञ करने का अनुमति नहीं था। इसके बाद आपके बुक में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है कि जनपद। तो महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाते थे। अब जनपद का मतलब क्या है ये देख लेते हैं। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। जिस जगह पे जन मतलब लोग बसते हैं उनको कहा गया जनपद। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेरा, ये प्रमुख हैं आपके जनपद के रूप में। ये सारे जनपद प्रमुख जनपद रहे हैं उस काल के। इसके साथ ये लोग झोपड़ी में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। उस टाइम जानवरों को पालना ये बहुत आम बात थी। लोग कृषि करते थे, जानवरों को पालते थे, उनका शिकार करते थे। तो ये लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। अगर कृषि में देखें तो ये लोग चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ये मुख्य है, ये पूछा जाता है जनपद के बारे में। इसके साथ ही खुदाई में धूसर एवं कुछ लाल रंग के चित्रित धूसर पात्र मिले हैं। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जनपद से जो धूसर मिले हैं वो क्या है? लाल, कुछ धूसर सिंपल है और कुछ कैसे लाल एवं चित्रित धूसर पाए गए हैं। साथ में यहाँ पर जो बर्तनें मिली है उसका चित्रकारी जो है वो ज्यामितीय आकृति में है। बुक में आपका एक फिगर भी दिया है, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं आज फिगर लगाना भूल गई हूँ।
तो बुक में दिया हुआ है कि जो वहां से बर्तन पाए गए हैं वो ज्यामितीय आकार के हैं। अब जब जनपद को देख लिए तो आइए एक बार महाजनपद की बात कर लेते हैं कि महाजनपद क्या है। तो करीब 250 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जो जनपद थे हमने ऊपर में देखा, जनपद मतलब लोगों के बसने की जगह, जन के रहने की जगह। उन्हीं जनपद में से कुछ ऐसे जनपद थे जिनका पावर बहुत ज़्यादा हो गया और वो बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए, तो उन्हें महाजनपद के नाम से जाने गया। और हर महाजनपदों की एक राजधानी भी होती थी। कई राजधानियों में जो होता था किलेबंदी की जाती थी। नियमित वेतन देकर पूरे साल तक सैनिक रखते थे। इस हिसाब से देखेंगे कि जो महाजनपद था वो बहुत स्थायी रूप से कार्य करता था, वो किलेबंदी वगैरह, ताकि उन पे बाद में आक्रमण ना हो उससे सुनिश्चित होने के लिए। और उन्होंने सैनिक भी रखा, खास तौर पे यहाँ सैनिकों को वेतन देने की परंपरा चलती थी। इसके साथ हम इस महाजनपद की कर की व्यवस्था की बात करते हैं। कर व्यवस्था कैसी थी? तो यहाँ 3-4 तरह की कर लगाए जाते थे। जैसे यहाँ फसलों पे भी कर लगाई जाती थी, तो फसलों पे होती थी। इसके साथ ही यहाँ पे कारीगरों पर भी कर लगता था। श्रम के रूप में राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। जो श्रम कर होता था तो वो क्या होता था कि वो बाकी के दिन तो अपने खेतों में अपने यहाँ काम करेंगे, लेकिन हर महीने में 1 दिन हर लेबर मतलब कि वो क्या करेगा, हर श्रमिक जो होगा वो महीने का 1 दिन वो फ्री में क्या करेगा, राजा के यहाँ काम करेगा। ये हो गया कारीगरों पर कर। इसके साथ पशुपालक पर भी कर लगते थे। तो पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। पशुपालक या तो जानवर को दे दिए कर के रूप में, जो भी पशु को वो पालते थे उनको दे दिए, या नहीं तो उनसे कुछ उत्पाद हुआ, जैसे कि अगर गाय है तो दूध वगैरह, मक्खन वगैरह, दही वगैरह, तो ऐसे भी, या फिर बहुत भी उनके कपड़े हो गए, ये सारा कुछ भी या तो पशुओं को दे दिया, उनसे उत्पादन होने वाली कुछ भी चीजें वो कर के रूप में देते थे। साथ में यहाँ पे देखेंगे कि व्यापारियों को सामान खरीदने से बेचने पर भी कर देना पड़ता था। जो व्यापारी है वो सामान खरीदते या बेचते थे, उन पर भी उनको कर देना पड़ता था। इसके साथ एक प्रकार का कर और भी था, जो आखेटको होते थे, मतलब कि जो शिकार करते थे, और जो संग्राहकों होते थे, जो संग्रह करके रखते थे। हमने ये चैप्टर 1 में पढ़ा है। तो उन्हें भी जंगल से जो वस्तुएं प्राप्त होती थी, वे वस्तुएं, कुछ वस्तु उसमें से कर के तौर पर राजा को दिया जाता था। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार के कर थे। एक बार फिर से कर को देख लेते हैं। तो फसलों पर भी कर लगा जाता था, कारीगरों पर भी कर था, श्रम के रूप में महीने का 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालक पर भी कर था, चाहे वो पशुओं को दे या उससे उत्पादित वस्तुओं को दे। व्यापारी को भी कर देना पड़ता था, और आखेटकों तथा संग्राहकों को भी कर देना पड़ता था। इसके साथ अगर इस टाइम की हम कृषि की बात करें कि कृषि में परिवर्तन, कृषि में किस खास तरीके का परिवर्तन हुआ, ये भी हमें देखने को मिलता है। तो 2 बड़े परिवर्तन हम कृषि में देखेंगे। पहला क्या है, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, जिससे पैदावार में वृद्धि हुई। पहले जो हल के फाल होते थे वो खास तौर पर लकड़ी का यूज किया जाता था, अब वो लोहे के बनने लगे। दूसरा क्या था, दूसरा था धान के रोपण होने लगा। अब धान के रोपण क्या होता था कि बीज जो होती थी वो जगह छोटे पौधे रोपने लगे थे, मतलब धान को रोपकर वो धान उगाना, चावल उगाना भी जान गए थे। तो ये 2 परिवर्तन हमने देखा था कृषि में। अब जब महाजनपद की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं मगध महाजनपद, जो कि सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में से एक था। इसकी खासियत ये थी कि गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये नदियां यातायात, जल वितरण, गंगा और सोन नदियां यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मतलब पहले नदियों के माध्यम से ही लोग आने जाने का भी मार्ग था, यातायात का था। साथ में जो कृषि के लिए हो या लोगों को जल यूज करने के लिए हो, उपयोग करने के लिए हो, वो भी जल वितरण, और जो जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए भी किया जाता था। साथ में खास बात ये भी थी कि मगध का हिस्सा जंगलों से भरा था। मगध का जो हिस्सा था वो जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों के पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में लाया जाता था।
जो पहले हम देखते थे कि सेना में हाथियां यूज किया जाता था, तो वो मगध में क्या था कि जंगलों में हाथियां बहुत ज़्यादा मिलते थे, उन्हें प्रशिक्षित कर कर उन्हें सेना में भर्ती कर दिया जाता था। ये सबसे एक सैनिक अभियान में सबसे अच्छा काम मगध महाजनपद में देखा गया। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क हमने ऊपर पढ़ा था कि अब जो कृषि में भी हल्का जो फल था वो लोहे की यूज की जाती थी। तो लौह अयस्क की खदानें थी, मजबूत औजार हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थी, क्योंकि लोहे प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे जिससे औजार बनाए जाते थे और हथियार बनाए जाते थे। बिंबिसार, अजातशत्रु एवं महापद्मनंद मगध महाजनपद के शक्तिशाली राजा हुए। ये तीन जो राजा थे ये मगध महाजनपद के शक्तिशाली राजा हुए। ये क्वेश्चन में पूछ देता है वो कौन से तीन राजा थे, या आपको ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से कौन से एक नहीं थे, तो आपको वो याद रखना है कि बिंबिसार, अजातशत्रु एवं महापद्मनंद ये मगध महाजनपद के शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। इसके साथ ही बिहार में जो राजगीर है, अभी जिन्हें राजगीर के नाम से जाते हैं, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। हमने ऊपर पढ़ा था कि हर महाजनपद की एक राजधानी होती थी, तो मगध महाजनपद की जो राजधानी थी राजगीर वो बहुत सालों तक बनी रही थी। बाद में पाटलिपुत्र जो अभी का पटना है उसको राजधानी बनाया गया। तो आरंभ में मगध की राजधानी राजगीर थी और बाद में वहां से राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी गई। 2300 साल पहले मैसेडोनिया के राजा जो सिकंदर थे वे मगध की ओर कूच करना चाहा, परंतु सैनिकों ने इनकार किया क्योंकि व्यास नदी के किनारे लौटना पड़ा। सैनिकों ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि जो मगध की सैन्य व्यवस्था थी वो बहुत ही शक्तिशाली थी और इसलिए जो सिकंदर थे उनको व्यास नदी के किनारे से ही लौट जाना पड़ा। उन्होंने मगध पर आक्रमण नहीं किया। इसके साथ दूसरा जो हमारा महाजनपद है वो है बज्जी। आइए बज्जी के बारे में बात करते हैं। तो बज्जी की राजधानी थी वैशाली। इसके साथ ही बज्जी की बात करें तो यहाँ एक अलग शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहा जाता था। बज्जी में जो शासन व्यवस्था देखे उसमें एक अलग ये देखा गया कि यहाँ की गण या संघ कहते थे। अब ये गण या संघ क्या होते थे, तो बज्जी संघ का यह वर्णन दिग् निकाय की प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ से मिलता है। हमें बौद्ध ग्रंथ से मिलता है गण या संघ के बारे में। देख लेते हैं क्या होता है। तो गण या संघ में कई शासक होते थे। जैसे हमने देखा कि कोई महाजनपद या जनपद क्या होता था, एक शासक होते थे, लेकिन बज्जी महाजनपद में क्या होता था, गण में बांटा गया था और हर गण में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, एक साथ कई लोग कभी कभी शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। जैसे अगर एक गण है तो उसका सिर्फ एक राजा नहीं होता था, एक साथ 2, 4, 5 ऐसे लोग साथ में शासन करते थे और वो जितने लोगों का ग्रुप होता था वो सबको राजा कहा जाता था। ये होता था गण या संघ। तो समझ गए होंगे गण या संघ क्या होता है। मतलब एक गण के एक ही राजा नहीं होते हैं या एक संघ के एक ही राजा नहीं हो सकते हैं, कई लोगों का ग्रुप आपस में मिलकर काम करता है और सबको राजा कहा जाता था। ये सभाएं में बातचीत, अब ये सभा होता था गण या संघ का, इसमें बातचीत होती थी, बहस होती थी, विवाद के जरिए योजना बनाते थे। आपस में मिलकर लोग बातचीत करके बहस करके जो भी विवाद थी उसके लिए योजना बनाते थे। लेकिन स्त्रियां, दास तथा कमाकर इन सभाओं के हिस्सा नहीं ले सकते थे। जो स्त्रियां हो गए, दास हो गए, उन्हें इन सभाओं से वंचित रखा जाता था, उनको इसमें हिस्सा नहीं माना जाता था। वैसे ही हमारे जो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी हैं, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। अजातशत्रु या अजातशत्रु जिन्हें लिखा जाता है, जो मगध के राजा हैं, बज्जी संघ के युद्ध करने हेतु अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। जब उन्हें बज्जी पर आक्रमण करना था अजातशत्रु को, तो उन्होंने अपने मंत्री को बुद्ध के पास ये सलाह लेने के लिए भेजा था कि क्या हम आक्रमण कर सकते हैं, और उन्होंने अपनी सलाह भी उन्हें दी थी। कई शक्तिशाली राजा संघ को जीतना चाहते थे, परंतु 1500 साल पहले तक संघ का राजा चलता रहा। अंत में गुप्त शासकों ने इसे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। तो अगर बज्जी को जीतकर किसने मिलाया, तो वो थे गुप्त शासक। अजातशत्रु ने प्रयास किया था लेकिन वो विफल हो गए थे।
तो उसे जीतने का काम किए थे गुप्त शासकों ने। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है यूनान और एथेंस। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की। कितना? 2500 पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें ये व्यवस्था कितने सालों तक चली? तो 200 सालों तक चली। कौन सी व्यवस्था? तो गणतंत्र या प्रजातंत्र वाली व्यवस्था। इसमें 30 साल के ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। मतलब कि जो दास वर्ग के लोग थे उन्हें कोई नागरिकता प्राप्त नहीं थी। नागरिकता किन पुरुषों को प्राप्त थी? जो 30 साल से ऊपर थे। महिलाओं को भी नागरिकता प्राप्त नहीं थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं दिया जाता था। ये भी इसमें खास तौर पे कहा जा रहा है। सिर्फ उन्हीं पुरुषों को प्राप्त था जो दास नहीं थे और जो 30 साल से ऊपर के थे। इसके साथ ही इसके कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर भी निर्णय है। तो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार सभाएं बुलाई जाती थी। तो ये पूछ सकता था कि जो आपका प्रजातंत्र या गणतंत्र था जो एथेंस के लोगों द्वारा बनाया गया था, तो उसमें महत्वपूर्ण विषयों पर या फिर सभाएं जो बुलाई जाती थी वो कितनी बार बुलाई जाती थी? तो 40 बार। 40 बार साल भर में, एक साल में 40 बार सभाएं बुलाई जाती थी। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी द्वारा की जाती थी। लॉटरी द्वारा ये तय किया जाता था कि किस पद पर नियुक्तियां की जानी चाहिए। सभी नागरिकों को सेना और नव सेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। जितने भी नागरिक होते थे उन सबको सेना और नव सेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। ये महत्वपूर्ण एक बात था हमारा जो एथेंस और यूनान के लोगों द्वारा बनाया गया था, प्रजातंत्र और गणतंत्र। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर बात करें कि प्रजातंत्र या गणतंत्र व्यवस्था किसके द्वारा बनाए गए थे, तो एथेंस के लोगों द्वारा एक शासन व्यवस्था थी जिसमें 30 साल से ऊपर के जो पुरुष थे उनको नागरिकता प्राप्त थी, लेकिन दास और स्त्रियों को कोई नागरिकता प्राप्त नहीं थी। उन्हें नागरिक का दर्जा नहीं दिया जाता था। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इन प्रजातंत्र या गणतंत्र में एक साल में कितनी बार सभाएं बुलाई जाती थी? तो 40 बार। एक साल में 40 बार सभाएं बुलाई जाती थी। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर पदों पर नियुक्तियां होती थी तो वो किस तरह से होती थी? तो लॉटरी के द्वारा पदों पर नियुक्तियां की जाती थी। साथ में जितने भी नागरिक होते थे उन्हें सेना में काम करना होता था, सेना की सेवाएं देनी होती थी। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका यूनान और एथेंस के प्रजातंत्र या गणतंत्र की जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में। तो हमने इस वीडियो में देखा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात की है। जनपद के बारे में बात की है, महाजनपद के बारे में बात की है। महाजनपद में मगध जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता है उसके बारे में देखे, फिर बज्जी के बारे में देखे। इसके साथ ये जो टॉपिक है चैप्टर 5 जो आपका है क्लास 6 का, यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू। जय हिंद।